नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पिछली दो कलाओं से हम हमारे पाठ्यक्रम का जो 11वां पाठ है भारती का सपूत, इस पाठ का हमने प्रारंभ किया है। दोस्तों, भारती का सपूत यह पाठ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन चरित्र पर आधारित है और यह एक उपन्यास है और उपन्यास में से उनके चरित्र के कुछ पहलुओं को इस पाठ में लिया गया है। इस पाठ के लेखक रांगे राघव जी है और यह जो पाठ है उनके जन्म दिवस के अवसर पर अध्यापक रत्नहास जी ने अपने मित्रों को एकत्रित बुलाया है और उनका जन्मदिन मनाना चाहती है। उनके जन्मदिन के अवसर पर यह उनका जो महाकवि रत्नाकर जी ने जो भारती का सपूत ये उपन्यास लिखा है, उनके उपन्यास में से उनके जीवन चरित्र पर कुछ पहलुओं को यहाँ पे प्रस्तुत किया है। पिछली कालांश में हम पेज नंबर 56 पर आए थे, 56 पर आए थे दोस्तों। आज हम उसके आगे देखते हैं। जो भारतेंदु जी के समय एक वर्गों में बटा हुआ था और उस समय का जो वर्ग था, उच्च वर्ग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जैसे थे, तो उच्च कुलों का वो समय बहुत ही मान सम्मान था और भारतेंदु जी भी उच्च कुलीन थे। उच्च कुलीन होने के साथ साथ वह धनी तो थे ही, उसी के साथ साथ उनका जो प्रभाव था भारतेंदु के साहित्य के कारण, उनके ज्ञान के कारण उनके युग पर बड़ा महत्व था। काशी में उनकी जो बुद्धि थी बहुत ही प्रसिद्ध थी और बुद्धि के कारण ही वे अधिक वहाँ पे प्रचलित थे। और देखिए, उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कविताएं रचना शुरू की थी। 13 वर्ष में उनका विवाह शिवालय के जो रईस बाबा लाला गुलाब राय की पुत्री मन्नो देवी के साथ हुआ और उसी के साथ 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने नौजवानों का एक संघ बनाया। उसके बाद दूसरी ही वर्ष में वाद विवाद या डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। उसका ये उद्देश्य था कि भाषा और समाज सुधार करना था। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने काशी नरेश की सभा, बनारस इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रह्मामृत वार्षिक सभा के प्रधान सहायक भी रहे हैं। साथ ही कवि वचन सुधा नामक पत्र निकालना भी प्रारंभ किया। इन्हीं दिनों में उन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सालय खोला और उसके माध्यम से जो दीनहीन लोग थे, गरीब थे, उनको मुफ्त दवा बांटते गए। इसी के साथ अध्यापक रत्नहास वो किताब पढ़ रहे हैं और भारतेंदु जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो वह किताब से उन्होंने नजरें हटाई और कहा, भारतेंदु एक फक्कड़ और निडर आदमी थे। उनकी रुचि बचपन से ही जागृत हो गई थी और उनके जो पिता थे, वो पिता कविताएं करते थे और उनके पिता कविता करते थे, इसलिए उनके पिताजी का असर उन पर भी था। वे भी कविताएं करने लगे और उन्होंने तो अपने जीवन में मात्र 6 वर्ष की अवस्था में ही कविताओं पर अपनी धाक जमाई थी। देखिए दोस्तों, कितनी कम उम्र में उन्होंने कविताएं लिखना शुरुआत किया था। शायद हम पिछली कालांश में यहाँ तक आए थे। अब आगे देखते हैं
अध्यापक रत्नहास रुके। अध्यापक रत्नहास रुके और पूछा, आगे पढ़ो। तब अध्यापक मुस्कुराए और आगे पढ़ना शुरुआत कर देते हैं। हरिश्चंद्र को इतना ही याद था कि पिता कुछ लिखते रहते थे और बहुत बहुत सा लिखते थे। पिता बलराम कथामृत लिख रहे थे। हरिश्चंद्र पास बैठा था और बड़े गौर से देख रहा था। उसने हठात कहा, बाबूजी। हठात यानी अचानक। तो देखिए, हरिश्चंद्र बचपन के छोटे थे, 6 उम्र, लगभग 6 उम्र थी उनकी। तब हरिश्चंद्र अपने पिता के पास बैठे थे। पिता कुछ लिख रहे थे, बहुत बहुत लिख रहे थे। पिता बलराम कथामृत लिख रहे थे। तब भारतेंदु की उम्र लगभग 6 उम्र की थी। उस समय उनके पास बैठकर देख रहे थे और अचानक एकदम से बोलते हैं, बाबूजी। तब पिताजी कहते, क्या है रे? चौंक कर पिताजी बोलते हैं। तब भारतेंदु जी कहते, बाबूजी मैं कविता बनाऊं? तब पिताजी ने आश्चर्य से देखा और कहा, तुम्हें तो अवश्य ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कविता करो। तब हरिश्चंद्र की बाँचें खिल गई, खुश हुए और वह उठ खड़ा हुआ और कुछ गाने लगे। पिता ने सुना तो गदगद होकर रो उठे। तो देखिए, 6 वर्ष का बच्चा, 6 वर्ष का लड़का अपने पिताजी से कह रहा है कि बाबूजी मैं कविता गाऊं। तब पिताजी कहते, अवश्य, तुम्हें तो ऐसा बिल्कुल करना चाहिए। और ऐसा कहने पर भारतेंदु जी की बहुत बातें खुल गई, बहुत खुश हुए और वह खड़ा हुआ और कुछ गाने लगा। अब क्या गाने लगा देखिए। पिता ने सुना तो गदगद होकर उनकी आंखों से आंसू झलक गए, खुशी के आंसू। 6वां वर्ष लग रहा था। पिता अपनी कच्छप कथामृत सुना रहे थे। सोरठा पड़ा। सोरठा यानी एक प्रकार का छंद है दोस्तों। तो 6वां वर्ष लग रहा था और पिताजी अपनी कच्छप कथामृत सुना रहे थे। तो उस समय की बात है। और एक उन्होंने सोरठा पढ़ा। सोरठा यानी एक प्रकार का छंद है। और वो छंद कौन सा देखिए, करन चहत जस चारु, करन चहत जस चारु, कछु कछु वा भगवान को। महफिल में इसके अर्थ को लेकर चर्चा चल पड़ी। उस समय हरिश्चंद्र सुनता रहा। हठात वह बोल उठा, बाबूजी। देखिए, तो बाबूजी कहते, क्या है बेटा? महफिल में उन्होंने जो सोरठा पढ़ा, पिताजी ने एक सोरठा पढ़ा, करन चहत जस चारो, कछु कछुआ भगवान को। ये सोरठा पढ़ा, महफिल भरी हुई थी, वहाँ पे सभा भरी हुई थी। सभा में सब लोग इस शब्दों का, इस सोरठा का अर्थ में लगे रहे। चर्चा होने लगी, इसका अर्थ क्या है। तब हरिश्चंद्र भी वहीं पे सुन रहे थे और वह अचानक बोल उठते हैं कि बाबूजी। तब पिताजी कहते हैं, क्या है बेटा? सब चौंक पड़ते हैं। तब बाबूजी हम इसका अर्थ बता दे। देखिए, 6 वर्ष का बच्चा कहता है, बाबूजी हम इसका अर्थ बताए क्या? तब उसके पिताजी कहते हैं, बताओ बेटा, बिल्कुल बताओ। महफिल के लोगों में भी कुतूहल जाग उठा। बालक ने आतुरता से कहा, आप वह भगवान का जो वर्णन करना चाहते हैं, जिसको आप कछुक छुआ है अर्थात जान लिया है। तो देखिए दोस्तों, 6 साल का बच्चा, पिताजी कच्छप कथामृत सुना रहे हैं और उनमें सुनाते समय एक सोरठा पढ़ते हैं। सोरठा बहुत ही कठिन है। उसका वो देखिए, मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, दोहराता हूँ। करन चहत जस चारो, कछु कछुआ भगवान को। तो यह सोरठा लेकर महफिल में सभी लोग उस पर चर्चा करने लगे, इसका अर्थ क्या होगा, इसके बारे में सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अचानक वहाँ का भारतेंदु जी कहते हैं कि बाबूजी मैं इसका अर्थ बताओ। तब
पिताजी कहते कि बिल्कुल बताओ बेटा। तब वो बता रहे हैं, बालक कह रहे हैं कि आप वह भगवान का जो वर्णन करना चाहते हैं, जिसको आपने कछुक यानी थोड़ा सा छुआ है, अर्थात थोड़ा सा ही जान लिया है। देखो, करन चहत जस चारो, कछु कछु वा भगवान, करन चहत जस चारो, यानी आपने जिस भगवान का वर्णन करना चाहते हैं, कछु कछु वा भगवान को आपने क्या बहुत ही थोड़ा सा उनको जान लिया है। यह उनका अर्थ सुनते महफिल में वाह वाह का कोलाहल हो उठा। धन्य हो की आवाज़ें उठने लगी। और भारतेंदु जी ने जो अर्थ बताया था वह सुनकर सभा में एक ही शोर उठा, वाह 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 वाह, धन्य हो, ऐसी आवाज़ें होने लगी। यह है बचपन का वर्णन दोस्तों, भारतेंदु जी के बचपन का, उनकी बुद्धि शक्ति का, उनके विवाह का, उन्होंने क्या क्या करतूत किए, इसके बारे में अब तक चर्चा की। अब हमें आगे जो देखना है, उनके विवाह के बाद उनकी पत्नी, अब देखो बाहर के लोग कितना समझे, उनकी इसके बजाय उनकी पत्नी मनोरमा या मन्नो देवी ने कितना समझा है, यह भी वो कहती है कि मैंने कितना समझा है मुझे खुद मालूम नहीं है। उनकी पत्नी और उनके बारे में क्या राय है, यह हम आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आगे देखिए पेज नंबर 57 पर। अध्यापक रत्नहास ने एक सांस ली और पढ़ना छोड़कर कहा, यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवनी लिखने वाले ने विस्तार से भारतेंदु की पत्नी के चिंतन को व्यक्त किया है। आज्ञा हो तो पढ़ना शुरू करो। तो देखिए दोस्तों, अध्यापक रत्नहास किताब पढ़ रहे थे तो एक सांस लिया और पढ़ना छोड़कर कहते हैं कि यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी लिखने वाले, यहाँ पे उन्होंने विस्तार से भारतेंदु जी की जो पत्नी मन्नो देवी है उसके बारे में कुछ कहा है। पत्नी के चिंतन को वे यहाँ पे व्यक्त करते हैं। अगर यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं आगे पढ़ना चाहूँगा। तब अनुराधा जी ने कहा, अवश्य आगे पढ़िए। अब आगे पढ़ने के लिए शुरुआत करते। अच्छी बात है कहकर उन्होंने मन्नो बीबी का चिंतन पढ़ना शुरू किया। मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं उनके बारे में कितना जानती हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं उनके बारे में कितना जानती हूँ। वे आगे पढ़ रहे हैं और वे कहते हैं, पत्नी कहती है, पत्नी के मुख की बात शब्द है। वे अच्छी बातें कहकर वो पढ़ने लगे और कहकर उन्होंने मन्नो बीबी का चिंतन पढ़ना प्रारंभ किया। पत्नी के शब्द है, मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं उनके बारे में कितना जानती हूँ, यह मैं बार बार सोचने का प्रयत्न करती हूँ, किंतु मुझे लगता है कि मेरा पति उतना ही नहीं था जितना वह दिखाई देता था। व्यक्ति के रूप में यदि अपने तारतम्य से दूसरों का तादात्म्य नहीं कर पाते तो वे न अपने आप को सुखी कर पाते हैं न दूसरों को ही। उन्होंने हरिश्चंद्र के घर पर ही अंग्रेजी और हिंदी की पाठशाला खोली थी। मैंने पूछा था, क्यों आपको इसकी ज़रूरत ही क्या थी? तो देखिए दोस्तों, पत्नी के ही शब्द है। पत्नी का अपने पति के बारे में क्या राय है, यह यहाँ पे लेखक पढ़ रहे हैं। पत्नी कहती है, मैं उनकी पत्नी हूँ और मैं उनके बारे में कितना जानती हूँ, यह मैं बार बार सोचने का प्रयास करती हूँ, किंतु मैं जितना उनके बारे में सोचती हूँ वह उतने नहीं है, उतना वे छोड़कर और कुछ अलग है।
मैं उनके बारे में जितना जानती हूँ उतना ही नहीं है, और भी कुछ है। वो ऊपर से जितना दिखाई देते हैं, ऊपर से जितना दिखाई देते हैं उतना अंदर से नहीं है, वो और भी बहुत कुछ है। व्यक्ति के रूप में यदि अपने तारतम्य यानी सामंजस्य से दूसरों का तादात्म्य यानी एक रूपता नहीं कर पाते, तो वे न अपने आप को सुखी पर कर पाते हैं और न ही दूसरों को। उनकी पत्नी कह रही है, व्यक्ति के रूप में यदि अपने आप को, अपने अंदर सामंजस्य नहीं है, तो दूसरों को वो एक रूपता नहीं कर पाते, न वे खुद को सुखी कर पाते। ऐसे व्यक्ति न खुद को सुखी कर पाते हैं और ना ही दूसरों को। हरिश्चंद्र ने घर पर ही अंग्रेजी और हिंदी की पाठशाला खोली थी। अपने घर पर ही बहुत सारे विद्यार्थियों को बुलाकर अंग्रेजी और हिंदी को भाषा को लेकर वो पढ़ाते थे। और ये सब देखकर मैंने उनसे पूछा, क्यों आपको इसकी ज़रूरत ही क्या थी? ऐसा कहने पर उन्होंने कहा था, मन्नो बेबे, फिर कुछ सोचने लगी थे और रुक कर आप रुक क्यों गए? ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, बाकी का हम कल के कालांश में देखते हैं। धन्यवाद।